उससे गुजरे हैं, आप रिगर्स ऑफ द जनरल लिटिगेशन में से गुजरे हैं आप, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कॉर्पोरेट प्रैक्टिस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट प्रैक्टिस? इनकॉर्पोरेशन तो आपको समझ में आ गया, आपको पता चल गया जी कंपनी बन गई। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है मैंने? प्रैक्टिस मींस कि वो कौन से मामलात हैं, व्हाट आर द मैटर्स दैट विल लैंड ऑन योर टेबल वंस यू नो स्टार्ट क्लेमिंग दैट आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर। तो आपने एक चीज देखनी है, वो ये है कि आज आपका जो कॉर्पोरेट, आज के दौर का जो कॉर्पोरेट लॉयर है, उसको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। यू आर नॉट अ कंप्लीट कॉर्पोरेट लॉयर अनलेस एंड अनटिल आप मल्टीटास्किंग करें। व्हाट इज दैट मल्टीटास्किंग? मेरी लॉ की इंफॉर्मेशन अपनी जगह है, माई इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ, द लीगल रिजीम, द कॉर्पोरेट, द कंपनी लीगल रिजीम, वो अपनी जगह, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के बारे में आपने सीखना है। आई एम नॉट सेइंग कि बिकम फाइनेंशियल मैनेजर्स, नो। सीखना है उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स, इसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या है। आपने समझना है इन्वेस्टमेंट के बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या है। आपने ये देखना है बैलेंस शीट को मैंने कैसे पढ़ना है, आपने ये देखना है मैंने इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, आपने देखना है फाइनेंशियल प्लान में कैसे कर सकता हूं। आपने ये तमाम चीजें जो देखनी है, ये आज जो आप कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस में जब आएंगे, आज के दिन की रिक्वायरमेंट है। नाउ इट हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस, कि जहां पर आपके पास एक नॉलेज बेस होनी चाहिए, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंसेस की। इसके अलावा हमारी जो लीगल रिजीम है, जो कंपनी लीगल रिजीम है, उसकी तो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये तमाम चीजों को हम मिला के, व्हेन वी रीड ऑल ऑफ दीज फोर थिंग्स टुगेदर, दैट इन माय व्यू बिकम्स योर कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस। आप इनमें से किसी को भी छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे या तवज्जो नहीं देंगे, होगा क्या? हम एक आप कह लीजिए हाफ बेक्ड अप्रोच के साथ वी विल एंटर द प्रोफेशन। हमें वक्त लगेगा ज्यादा, हमें ज्यादा वक्त लगेगा, पहुंच हम फिर भी जाएंगे, लेकिन हमें वक्त ज्यादा लगेगा। और जब आप कंपटीशन में होते हैं और टाइम आपके साथ चल रहा होता है, तो आपने देखना होता है कि मैंने वक्त पे अपनी चीज को मुकम्मल करना है, वरना मैं पीछे रह जाऊंगा। सो आज आपके पास ये वक्त है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपको मिल रही है, जो एआई आपको मिल रही है। आई गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अपनी अपनी ही प्रैक्टिस का आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं ये वकालत से मुंसलिक हुए। इट्स अबाउट 25 years. I worked with Securities and Exchange Commission of Pakistan. I worked with USAID. I'm also the author of a book on company affairs. I believe this book is available in the Lum's library also. ये किताब जब मैं लिख रहा था, I was writing this book, and what was the thought process that was going on? The basic premise behind writing, the basic premise or the purpose behind writing this book was that when I interacted with many corporate professionals, I interacted with directors, with shareholders, with company secretaries, even with lawyers. When I interacted with them, I was amused, and I'm talking about senior level. I was amused that what fragmentary knowledge they had about the company legal regime. And I asked them, if there are some basic concepts, it's very easy to understand those concepts. And like, no, we will ask the lawyer. I said, why do you want to ask a simple provision, simple clause? Just read it and understand. No, 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 no. We will ask the lawyer. It's very technical. We do not understand the legal language. So the legal jargon is there. We will ask the lawyer. And that is where, actually, it's about now 5 years that I've been doing this. That is where I started an initiative known by the Corporate Affairs Awareness Initiative Pakistan and Startups Know Your Company. So these are the two initiatives that I found. And this book was written under the umbrella of Corporate Affairs Awareness Initiative Pakistan. What was the basic premise? As I said, I wanted the people, the readers, to understand the intent of law, the basic intent of law, reducing the legal technical jargon or language. Intent of law, reader friendly format. I just wanted to communicate to the people what the law required them to do or not to do, because law is meant for all the subjects. It's not for lawyers only. It's meant for everyone who is subject to that law. So companies, the managers, the directors, the shareholders, all of them, they are required to understand the basics of the corporate legal regime. So that was the intent that led to the writing of this book. The next important thing that we need to understand is that once we understand and once we realize that in order to become a corporate lawyer, my starting point is the general legal regime, where I have to spend about 2, 3, 4 years, depending upon how much effort you put in.
you will come out as a lawyer who will now understand the practical side of different laws. It could be company law, it could be revenue law, it could be tax law, it could be constitutional law, civil law, criminal law, whatever. But you will now understand what are the implications. Two things are very important. In the corporate practice, apart from the the company legal regime, the Companies Act 2017, the other law which is very, very, very important is the Contract Act. I think you have heard about the Contract Act. The other very important law is the Contract Act and the enforcement of that law. The enforcement of that law is also under a law which is the Specific Relief Act. So you need to understand that most of the work that will land on your table would be dealing with the regulatory actions taken by the regulator SECP, equity agreements coming in, mergers, acquisitions coming in, contract drafting, equity drafting, content drafting, distribution drafting, whatever. All these agreements, regulatory actions, all kind of actions taken by the shareholders against the shareholders, directors against the shareholders, internal disputes, what we call the internal disputes, they will land on your table. And as a corporate lawyer, you need to understand how and what advice will I give to my clients. So very important thing which I would like to stress upon is that you must start with the general legal regime. That is the most important point. Now let's move on. Uh, just to take a sense of what level of understanding we have about the corporate affairs, आपने एक लफ्ज सुना होगा लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपने सुने होंगे लफ्ज लिमिटेड से what you understand. हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो जो लायबिलिटी है वो कंपनी के एसेट सेल आउट करके जितनी आप पे कर पाएंगे वही पे करेंगे, शेयर होल्डर्स जो है वो नहीं पे करेंगे अपने पर्सनल। पार्टली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात की है, पार्टली करेक्ट। मुझ में मैं उस पर थोड़ी सी चीजें ऐड कर देता हूँ। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, इफ यू वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपके पास दो तरीके हैं। आइदर यू पे इन कैश, आप उसकी एक फेस वैल्यू होती है, 10 रुपए होती है, 5 रुपए होती है, 100 रुपए होती है, कोई उसकी एक वैल्यू है, ऑब्वियसली शेयर की एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू आप अदा करते हैं। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, यू पे दैट प्राइस। ठीक, दो चीजें हो सकती हैं, आई पे ए लमसम प्राइस, कि अगर मैंने 100 शेयर्स खरीदने हैं, 5 रुपए का एक शेयर है, तो आई पे 500 रुपीज एंड गेट द शेयर्स। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर इज, इन सम केसेस I say, okay, at this point in time, I have 400 rupees and I will pay you 400 rupees. And you get, instead of getting, instead of getting the 100 shares, you say, I will get 400 shares. But there is another scenario. The other scenario is where you get the total amount of shares, but you pay for 400 of them. Instead of getting five, you get the 500 shares, but you pay for 400 shares. So there is a remaining amount that you owe to the company. 100 rupees you owe to the company. So limited liability means that my liability is limited to the unpaid amount or that I need to pay on the shares. The unpaid amount, only to that extent. Only to that extent. Even if I've paid that amount, if there is no outstanding liability against me towards the company, then my limited liability means I do not owe anything to the company. And if the company goes into liquidation, I will not share in that liquidation. My assets will not become involved in that litigation. Even otherwise, under the the concept, the doctrine of the corporate whale, my liabilities and the company's liabilities are different, are distinct, are separate. So the liabilities of company cannot, come into my account. My account liabilities cannot go to the company's account. So that is, very important. Uh, one more thing, जो आपकी कंपनी लॉ की लीगल रजीम है, इट्स अ होल नेटवर्क ऑफ लॉज। अगर आप कभी उसको देखेंगे, इट्स अ नेटवर्क ऑफ लॉज, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट तो आपको नजर आ गया, पेरिट लॉ आपका बन गया, वो समझ आ गया आपका कंपनीज एक्ट है। उसके बाद कंपनीज एक्ट के बाद आपके एक रेगुलेटर है जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उस रेगुलेटर के पास पावर है अंडर द लॉ
which is called the Securities and Exchange Commission Act 1997. उसके लॉ के नीचे भी वो रेगुलेटर कुछ कवानीन जिसको हम सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कर सकता है। तो बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपकी कॉर्पोरेट लीगल रिजीम का हिस्सा है। इट्स नॉट ओनली द कंपनीज एक्ट, इट्स द पेरेंट लॉ, और उसके नीचे बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनी लॉ के तहत भी बने हुए हैं और जो कि एससीपी के पास पावर है कि वो भी बना सकती है, और फेडरल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो भी आपके रूल्स बना सकता है। ये जो तमाम स्कीम है, द एंटायर स्कीम, इसको हम कंपनी लॉ या कंपनी लॉ रिजीम कह सकते हैं, कंपनी लीगल रिजीम कह सकते हैं, कंपनी अफेयर लीगल रिजीम कह सकते हैं। ये तमाम के तमाम किसी भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करने वाले के लिए इनके ऊपर गिरफ्त ग्रास्प बहुत मजबूत होनी चाहिए। वक्त के साथ आएगी, आज एकदम नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, यू कैन स्टार्ट टुडे। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट इवन टुडे। आज आपके पास जो इंफॉर्मेशन बेस है, जब हमने कॉलेज शुरू की थी तो हमारे पास कोई नेटवर्क वगैरह था ही कुछ नहीं। आज जो आपकी इंफॉर्मेशन बेस है वो बहुत ज्यादा है। आज आपको इंफॉर्मेशन हासिल करने से रोक कोई नहीं सकता। आपको ये यूटिलाइज करना चाहिए, ये जो वक्त है ये आपको यूटिलाइज करना चाहिए। रिसर्च कीजिए, आज जो वक्त है, स्टार्ट राइटिंग रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स लिखिए। आपने अपवर्क का नाम सुना होगा, फाइवर का नाम सुना होगा, ज्वाइन देम। कोई आपके ऊपर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर कि यार इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। नो, जस्ट ज्वाइन देम, बिकम पार्ट ऑफ दैट पूल। वहां पर काम आ रहा है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने खुद अपने मेरे ख्याल में पिछले को तकरीबन 2-2.5 साल में कोई 15-20 असाइनमेंट्स मैंने उसके ऊपर किए हैं, और अपने जूनियर्स के साथ बैठ के किए हैं। क्यों किए हैं? कि वजह ये थी कि आपका जो वहां पर काम आ रहा है, मुझे वहां पर इंटरनेशनल टेस्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स आ रही हैं। अब यूके की यूनिवर्सिटी की हमें असाइनमेंट मिली, रिसर्च आर्टिकल लिखना था यूके केस लॉ के ऊपर। केस नोट्स उनको कहते हैं, वो केस नोट हमने उस पर लिखना था। इस किस्म का काम बहुत है जो कि आपको मिल सकता है, बहुत मिल सकता है ये काम। तो आज आप शुरू कर सकते हैं, उससे आपकी रिसर्च स्किल्स बेहतर होंगी, आपकी नॉलेज बेस बेहतर होगी, आपकी आउटरीच बेहतर होगी। ये काम आज से शुरू कीजिए। इसमें आपको जरूरत नहीं है किसी भी और चीज की, जहां वक्त मिले। आपका फोकस तो ऑब्वियसली विल बी योर स्टडीज, उसमें तो आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करें। जब भी आपको वक्त मिले, आप काइंडली आप जाइए, आप उसके ऊपर, आपको मैं कुछ शेयर भी कर दूंगा, कुछ वेबसाइट्स, वहां पर जाइए। बहुत सा कॉर्पोरेट काम हो रहे हैं, बहुत से कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स के काम हो रहे हैं। लेक्सोलॉजी आपने नाम सुना हो, अगर मेरे ख्याल में आपका नहीं होगा, एक बहुत अच्छी आपकी वेबसाइट है, आप वहां पर जाइए। दुनिया भर में जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो रही है लॉ की साइड पर या रेगुलेशन की साइड पर, आपको उसके ऊपर दुनिया भर से आपको वहां से मवाद मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है। तो दैट इज अ गुड प्लेस, आप उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि जी एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, बात तो हो गई, मुझे स्किल सेट क्या चाहिए, कि मैंने वो क्या चीजें हैं, क्या ऐसी स्किल सेट्स हैं जो कि मुझे करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कॉर्पोरेट। ये मैंने कुछ नोट किए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो हैं ये क्रेज सर्विसेज ऑफिस के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो आपसे ये स्लाइड जरूर शेयर करें। अभी तो आपके सामने शायद आ रही होगी, पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही। इसको पहले कर ले हम, ये सामने आएगी ना तो हमारी चीज आसान हो जाएगी। स्किल्स आपके सामने आ रही है जी? ऑलराइट, ठीक हो गया जी। किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में जब आप एंटर होते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, सस्टेनेबल होना चाहते हैं और स्केलेबल होना चाहते हैं, आपको उस प्रोफेशन से रेलेवेंट स्किल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए और फिर उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, उनको पॉलिश करना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले आप वकील हैं, इस चीज को समझ लीजिए। जब भी आप प्रोफेशन में आएंगे कुछ सालों में, आपने सबसे पहले तो अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है एज ए लॉयर। ठीक हो? फिर आप कहते हैं, आप डिसाइड करते हैं डाउन द रोड, आप डिसाइड करते हैं कि यार मैंने आई वांट टू परस्यू द कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस। अब उसकी स्किल सेट क्या है आपके पास, वो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले मैंने जैसे अभी भी आपको कहा कि जो एप्लीकेबल लॉज हैं, उस उस स्पेशल फील्ड से रिलेटेड आपने उन एप्लीकेबल लॉज के ऊपर अपनी गिरफ्त, अपनी ग्रास्प मजबूत करनी है। व्हाट आर द एप्लीकेबल लॉज? आपके सामने होना चाहिए। मैंने कुछ यहाँ पे स्लाइड्स में भी दिया हुआ है, आपके सामने होना चाहिए कि मैंने कंपनीज एक्ट की बात करनी है, क्या एप्लीकेबल लॉज होंगे। फलानी ट्रांजैक्शन हो रही है, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए, इक्विटी की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई साहब है वो कहते हैं मैंने आपसे शेयर्स लेने हैं आपकी कंपनी के, लेकिन मैं आपको कैश की पेमेंट नहीं कर रहा, आप मेरे से मेरे आईपी राइट्स ले लीजिए। तो उसकी ट्रांजैक्शन कैसे स्ट्रक्चर करनी है। एससीपी ने एक रेगुलेटरी एक्शन निकाल दिया कि आपने वक्त के ऊपर अपनी मीटिंग करनी थी, वो आपने नहीं की, आपने जो अकाउंट्स मेंटेन
मेंटेन नहीं किए, तो एससीसीपी ने आपके खिलाफ एक रेगुलेटरी एक्शन, शो कॉज नोटिस आपको इशू कर दिया है। मैंने उसका जवाब कैसे तैयार करना है, ये इस किस्म के मामलात आपकी टेबल के ऊपर आएंगे। एक साहब है, वो आके कहते हैं मेरी स्टार्टअप है और स्टार्टअप के ऊपर मुझे एक इन्वेस्टर है, वो आना चाह रहा है और वो मेरे शेयर होल्डिंग में, शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। मैंने कैसे करना है उसको, मैंने स्ट्रक्चर कैसे करना है उस ट्रांजैक्शन को। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये मैंने कहा आपको जनरल लीगल स्कीम से आप जो गुजर के आएंगे और उसके साथ आप उसको सपोर्टिंग के तौर सपोर्टिंग लॉ के तौर पे जब आप उसको स्पेशलाइज्ड फील्ड के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, तो ये पूरी पिक्चर आपके सामने बन जाएगी, पूरी पिक्चर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, मुझे पता चलना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होती है, दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट की क्या टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, मैं यहाँ पर कौन सी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मेरा लॉ सपोर्ट करता है। मेरे सामने एक केस आया एक बड़े रिनाउंड लॉ फर्म से, और उन्होंने मेरे, आई वाज रिप्रेजेंटिंग वन साइड, और उन्होंने मुझे लाकर एक ब्रीफ दिया कि ये हमारा एग्रीमेंट है, आप इसको जरा पढ़ लीजिए, इसको वेट कर लीजिए। मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा ड्राफ्ट हुआ था, बड़ा कमाल ड्राफ्ट हुआ था। और मैंने जब वो एग्रीमेंट पढ़ा तो उसके 4 क्लॉज ऐसे थे जो कि हमारी लीगल स्कीम उनको सपोर्ट नहीं करती। देयर वर 4 मेजर क्लॉजेस व्हिच वर नॉट सपोर्टेड बाय आवर लीगल regime। तो मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा कि ये 4 चीजें हैं, तो ये तो हमारी लीगल regime में फॉल नहीं करती। तो फिर हमारी डिस्कशन से हमें पता चला कि अ, आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप जब प्रोफेशन में आओगे तो आज जितने हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको टेम्पलेट्स मिल जाएँगे एग्रीमेंट्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के, और आपको ये यू विल बी पर्सुएडेड टाइम कंस्ट्रेंट्स और सारी चीज़ें देखते हुए कि यार उनमें से कोई टेम्पलेट मैं उठाऊँ और उसी टेम्पलेट पे मैं अपने नाम और पार्टीज़ के नाम डालूँ और मैं काम चला दूँ। यही सबसे बड़ा फ्लॉ है। आप कीजिए ज़रूर, मैं नहीं आपको कहूँगा कि ये दुनिया में बहुत बहस चल रही है कि मैं टेम्पलेट इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। अपना मुझे काम करना चाहिए, बिकॉज़ मेरे पास जो आदमी आया है वो मेरी सर्विसेज़ के मुझे पैसे दे रहा है। टेम्पलेट उठाकर कट कॉपी पेस्ट करने के पैसे नहीं वो दे रहा। तो मेरी इंडिविजुअल सर्विसेज़ के वो पैसे दे रहे हैं। मेरी एक्सपर्टीज़ के वो मुझे पैसे दे रहे हैं। तो ये लेकिन काम हो रहा है, ये मार्केट का काम है, ट्रेंड है आपका, वो आप उठाते हैं और वहाँ से उठा के आप पार्टीज़ के नाम चेंज करते हैं। देयर इट इज़, द डॉक्यूमेंट इज़ रेडी। जिस काम को शायद हम अगर उसको खुद तैयार करें तो 5 दिन लगे, वो काम आपको 5 घंटे में मिल जाता है। तो आप देख लीजिए कि मेरे पास उसकी टाइम कॉन्सेप्ट के अगर आप देखें, तो मुझे कितना वक़्त मिल गया है। अब मैं उस टाइम के अंदर और कितनी एग्रीमेंट्स बना सकता हूँ। मैं कुछ के 5 दिन में बनाता हूँ, कहाँ मैं 5 दिन में 5 घंटे में बनाता हूँ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको अपनी लीगल regime का पता है, नंबर 1, आपको पता है एन्फोर्समेंट कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कैसे होती है, क्रॉस ज्यूरिसडिक्शन, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स कैसे होने हैं, मेरे कॉर्पोरेट लीगल regime मुझे किस चीज़ की इजाज़त देती है, किस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, शेयर कैपिटल में इक्विटी कैसे डलवा सकता हूँ। अगर कोई पार्टी मेरे पास आती है, उसका आईपी रजिस्टर बाहर हुआ है, वो कहती है मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आई विल नॉट पे कैश, आई विल गिव यू लाइसेंसिंग राइट्स, और उस लाइसेंसिंग राइट्स के एवज मुझे आप अपने कंपनी के शेयर्स दे दीजिए। हाउ टू गो अबाउट दैट? ये जब मुझे पूरी उस regime का पता होगा और ये मैटर्स आएँगे। आपके पास एक मैटर आएगा, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, आपके पास एक मैटर आएगा, आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की। आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कानून में कि आपने हर साल एनुअल जनरल मीटिंग करनी है और एक टाइम फ्रेम के अंदर करनी है, आपने नहीं की और एससीसीपी की तरफ से नोटिस आ गया है। मैं कैसे डिफेंड करूँगा इसको? कैसे डिफेंड करना है इसका? लॉ के दायरे में रहते हुए मैंने कैसे डिफेंड करना है? फिर आपके पास एक साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये एक कंपनी है और इस कंपनी के हमने शेयर्स इश्यू करने हैं अगेंस्ट द सर्विसेज व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड बाय वन ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर हमें कुछ स्पेशल सर्विसेज दे रहा है, मिसाल के तौर पे हो सकता है वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वो आता है आपके पास, आप कहते हैं हम इसको रिटेन करना चाहते हैं, हम इसको कंपनी में शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, वो कहता है मैं शेयर नहीं खरीदूंगा। अब आप बताइए कि इस शेयर होल्डिंग को हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? याद रखिएगा, आप उसमें लीगल regime फिर इन्वॉल्व हो जाएगी। बहुत से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने शेयर्स दे दिए, और फिर वो एससीसीपी में जाते हैं, वो शेयर्स को जब रजिस्टर कराने जाते हैं, वो वहाँ पर नहीं होते। वजह क्या है? यहाँ पर कानून आपने जो पढ़ा होगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि जब भी आपका कोई ट्रांज़ैक्शन, शेयर की ट्रांज़ैक्शन हो रही है अदर देन कैश, उसका एक लीगल regime मौजूद है। उसके प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। वो आपने उसकी वैल्यूएशन का एक प्रोसेस है जो गुज़रना होता है। उसकी डिटेल में नहीं जाएँगे, बोरिंग हो जाएगा वो। वो जब आपको पता होगा तो आप कहेंगे भाई ए, बी, सी, डी इनको चेक कीजिए और हम फिर इसको आगे लेके चलेंगे। सो एप्लीकेबल लॉज़ मैंने कहा, फिर कॉर्पोरेट प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा कि वो आपके जैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कॉर्पोरेट वेल क्या है, इंडोर इंडोर मैनेजमेंट से आगाही है आप लोगों की। इंडोर मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं? इंडोर मैनेजमेंट ये है कि फॉर कंपनी के कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम आर्टिकल्स और मेमोरेंडम कहते हैं। आपके नोटिस में है आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम जो आप तैयार करते हैं वो बताता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कंपनी बिजनेस क्या कर सकेगी, उससे वो बाहर नहीं जा सकती। ठीक हो गया? अगर वो कंपनी अपने बिजनेस से बाहर जाएगी, यानी कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके मेमोरेंडम में लिखे हुए, मिसाल के तौर पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी है
और रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर दे, वो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, वो ठीक हो गया। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसने काम भी सॉफ्टवेयर का करना है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर में वो बहुत सी चीजें जो वो कर सकता है, 20 चीजें वो कर सकता है। वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मेरे मेमोरेंडम में लिखे हैं। वो मेमोरेंडम है जिसके ऊपर तमाम शेयर होल्डर्स उसको साइन करते हैं, एग्री करते हैं कि यस हमने ये काम करना है और ये काम हमने इस तरीके से करना है। अब उस मेमोरेंडम के अंदर आपने दिया हुआ है कंपनी का नाम क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ होंगे और शेयर होल्डर्स के नाम आ जाएंगे। वेरी गुड, हो गया काम। इसी तरह का एक और डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, उनको क्या क्लॉजेज जो है वो गवर्न करेंगे, जो आपस की रिलेशनशिप है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आउटर वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए होता है। कोई बंदा आपके साथ आके बिजनेस करना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि ये कंपनी ये बिजनेस कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये रियल एस्टेट की कंपनी है कि ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो आपकी इंटरनल विद इन द डायरेक्टर्स, विद इन द शेयर होल्डर्स जो आपकी रिलेशनशिप है, ये उसको गवर्न करती है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट ऐसी चीजों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। इट्स टू अर्ली, आई नो कि वो थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग जाता है, लेकिन जब आएंगे प्रैक्टिस के अंदर तो इन चीजों के बारे में इल्म होना चाहिए आपके पास। फिर हमारे, अच्छा अब हम कर रहे हैं बेसिकली हमारी जो जुरिस्डिक्शन हम इसको कहते हैं, ये इंग्लिश लॉ है बेसिकली, हमारा कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन जो आपने पढ़ाई होगा, कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन। और इसके साथ यूएस की भी एक जुरिस्डिक्शन चल रही है आपकी, वहां पर भी आपका कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बड़ी फास्ट पेस्ड आपकी डेवलपमेंट्स वहां पर आती हैं। यूके में बड़ी फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स हैं, हमारे नेबर में जो इंडिया है उनकी बड़ी फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स है। कोशिश ये करनी है, मैंने फिर कहा कि वो स्किल सेट है जो आप एज अ कॉर्पोरेट लॉयर अपने अंदर पैदा करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, पॉलिश करेंगे। आपने कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उस पर नजर रखनी है, कहाँ पर कौन सी कोई कॉर्पोरेट प्रिंसिपल है। और जैसे मैंने कहा आपको भी, मैंने वेबसाइट का जो नाम दिया लेक्सोलॉजी, इसको जाके आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत सी चीजें एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी। बहुत सी चीजें दुनिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसकी वहां पर आ जाती है। कनाडा में कोई हो रही है, यूएस में कोई हो रही है, यूके में कोई हो रही है, जर्मनी में कोई हो रही है, सऊदीया में कोई हो रही है, दुबई में कोई हो रही है, इंडिया में कोई हो रही है, तमाम की तमाम वहां आ जाती है। और हमारे बच्चे भी यहाँ पर, आई नो आई अंडरस्टैंड कि कुछ यहाँ की लॉ फर्म्स भी वहां पर कंट्रीब्यूट करती हैं, अपना काम दिखाती हैं, अपना बताती हैं कि हमारे यहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ये मैंने हिसाब से जिक्र कर लिया। फिर तीसरी बात जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिडेंसी। आप अभी जो आप पढ़ते हैं आप केस लॉ मेथोडोलॉजी पे पढ़ते हैं, आपका जो टीचिंग मॉड्यूल है वो मेथोडोलॉजी जो उसकी है वो केस लॉ बेस्ड है कि अभी आप कैसे कैसे पढ़ते हैं अभी इस वक्त? जजमेंट, प्रेसिडेंट हो गया ना, जजमेंट को प्रेसिडेंट ही कहते हैं, ठीक हो गया। तो जजमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वो केस लॉ है, वो रियल लाइफ केस लॉ है। उसमें से प्रोपोजिशंस ऑफ लॉ भी निकलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ भी निकलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी निकलेंगे। जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना तो ये तमाम चीजें उसमें से निकलेंगी। ये दो पार्टी सामने आ जाती हैं आपके, अदालत का आपको पता चल जाता है कौन सी है, और नीचे आपको वकीलों का नाम मिल जाता है, साइटेशन मिल जाती है। ये तो उसका ओपनिंग पैराग्राफ हो गए। जब आप उसके और नीचे जाते हैं तो आपको पता चलता है, वो ब्रीफ बताता है फैक्ट्स क्या थे केस के। फिर आपको पता चलता है आर्ग्यूमेंट्स क्या थी उसके अंदर। फिर जो पार्टी ए आर्ग्यूमेंट देती है वो अपने सपोर्टिंग प्रेसिडेंट देती है, जो पार्टी बी आर्ग्यूमेंट देती है अपने सपोर्टिंग। तो ये इतना इंटरेस्टिंग एक केस लॉ जो आपको होगा ना, एक केस लॉ वो आपको इतना कुछ, इतना मटेरियल, इतनी इंफॉर्मेशन आप तक लेके आएगा। तो उसको पढ़ने का तरीका ठीक होना चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं, हेड नोट्स पढ़ते हैं, कभी देखिएगा केस लॉ देखिएगा उसमें हेड नोट्स दिए होते हैं, वो समरी होती है जजमेंट की ना, हम बस समरी पढ़ के अपनी जाकर जान छुड़वा लेते हैं, कोर्ट को बस इतना ही पढ़ा। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। हमारा शायद लिटिगेशन का भी एक है सेशन, उसके अंदर इसको हम ज्यादा डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे कि हमने प्रेसिडेंट को पढ़ना कैसे है। अच्छा जी, अब ये जो है ना बात, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जी पे जो है, इंप्रूव पर्सनल स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग, आपकी आपकी जो नॉलेज है, जो नॉलेज बेस है, उसको अगर आप कह लीजिए कि वो डेमोन्स्ट्रेट कैसे होगी, जब कोई आपको सुनेगा या आपका लिखा हुआ पढ़ेगा, ऐसी डेमोन्स्ट्रेट होगी जब आपको कोई सुनेगा और जब आपका कोई लिखा हुआ पढ़ेगा। हमारे वकालत के बारे में कहते हैं कि लॉ इज द आर्ट ऑफ परसुएशन। हम लड़ते नहीं है अदालत, हमें कहते हैं वकील लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ते नहीं है अदालत। हम अगर अदालत में एक अपनी कहानी बनाता है, दूसरा अपनी बयान करता है। सो इट इज आर्ट ऑफ परसुएशन, मेरी बात करने में उसके अंदर मैं कितना सपोर्टिंग लॉ प्रेसिडेंट से अपनी बात को मजबूत कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म अच्छा मजबूत बना रहा हूं, और मेरा एक्सप्रेशन, मेरा डिलीवरी कैसी, मैं इंग्लिश में बात कीजिए, उर्दू में बात कीजिए, कोई कदगन नहीं है,
कोई कदगन नहीं है आपके ऊपर। अगर आप ये समझे इंग्लिश इंग्लिश बोलने वाला या अंग्रेजी बोलने वाले को कोई ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, हमारी अदालती सिस्टम में ऐसे नहीं चलता। आपने ये देखना है कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें वजन कितना है, नंबर वन। और मैं लॉ की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ। और लॉ में जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि प्रेसिडेंट, फैक्ट्स ऑफ द केस, हम अगले जो हमारे आएगा उसके अंदर बात करेंगे। तीन चीजें थी जब मैंने वकालत शुरू की आज से 25 साल पहले, तो मेरे उस्ताद ने मुझे कहा तीन चीजें याद रखनी है: नो दाई फैक्ट्स, नो दाई लॉ, नो दाई जज। आपको अपने फैक्ट्स का पता होना, सबसे पहले फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आप आंखें बंद करके अपने फैक्ट्स बता दें। ये आपका कमाल होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकली अरेंज हुए हों, आपके तमाम फैक्ट्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज हुए हों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हो, क्रिस्प क्लियर आपके सामने चीज हो। और दैट इज वेयर आपकी वहां पर ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी, होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिफ्लेक्सेस। कोर्ट में जब आप बैठे होते हैं ना, उस वक्त ये नहीं होता कि यार उसने आगे से कोई बात आई तो मैं अब अगली दफा कोई तारीख ले लूंगा और फिर अगली दफा आगे जवाब दूंगा। इट्स इंस्टेंट। वो इंस्टेंट उसी वक्त हो सकता है जब मेरी नॉलेज ऑफ लॉ जो है वो मेरी ठीक है। अगर मेरी नॉलेज ऑफ लॉ नहीं है तो मैं बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स को तो मिस कर जाऊंगा, कोर्ट ने उसके साथ चले जाना है। सो मैं जितनी अपनी नॉलेज बेस को, मैं अपनी जितनी एनालिटिकल स्किल्स को पॉलिश करूंगा, अपने एक्सप्रेशन को पॉलिश करूंगा, अपनी ड्राफ्टिंग को पॉलिश करूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन उतनी इफेक्टिव होगी, मेरी बात को उतना ज्यादा वजन देखा जाएगा और गिना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब आ गया जी एआई। ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, दिस इज स्लाइड आई आई एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने देखा है कि लॉ को कैसे वो लेवरेज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। गॉन थ्रू इट, किसी ने ट्राई किया है? चैट जीपीटी किसी ने ट्राई किया? इसमें कोई चीज की समरी दे दो, कहते हैं कि इतना एक्सेस है मैंने। वो खुद बताता है आपको, देखो वो डिस्क्लेमर देता है, पहले डिस्क्लेमर आपको दे देता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, कंप्लीट भी नहीं हो सकती। ठीक होगा जी। पूरा अगर उसको कोई केस हम पूरा बता दें ना कि पाकिस्तान के लीगल डिसीजन कोई हो रहा है, वो पूरा बैकग्राउंड भी उसको बताता है, लॉ में क्या हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कोई मेन हमें पॉइंट चाहिए कि कौन सी एक ऐसी डिबेट है बिटवीन द लॉयर्स जो हमें चाहिए या कौन सी पॉइंट हमें लेनी, तो वो बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। उसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके लिए आपको चाहिए क्या? प्रॉम्प्ट। आपने लफ्ज सुना है प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट, दैट इज योर चैट जीपीटी। चैट कम्युनिकेट करना है आपने, कम्युनिकेशन आपके जेहन में होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग मैं लिख के दे रहा हूं, आपके जेहन में होनी चाहिए। कम्युनिकेट करना है मैंने इससे। मैंने एक प्रॉम्प्ट दी, एक प्रॉम्प्ट दी, उस प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर ऐसे आपने करना है कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप निकलवाना चाह रहे हैं उसके अंदर मौजूद हो। अगर आपका इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट आएगा, या आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि उसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप सीख कर रहे हैं, उसने जवाब उसके मुताबिक देना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लॉ में इट्स नॉट रिलायबल। लॉ में इट्स नॉट रिलायबल। ये इसीलिए मैं कहता हूं ये वो शॉर्टकट्स हैं, आप हासिल कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं एक आर्टिकल लिख रहा था और मुझे एक कोट चाहिए था एलॉन मस्क का। मैंने कहा यार ये फलाना बिजनेस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मेरा आर्टिकल छपा था। तो मैंने कहा यार मुझे ना एलॉन मस्क का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक कोट दे दो। मैंने लिखा एआई को, एआई ने मुझे ना 5 दे दिए, 5 दे दिए। अच्छा, मैंने 5 में से एक को कॉपी किया, एक को कॉपी किया, गूगल पे डाला। ठीक है जी, वो गूगल में किसी और नाम से आ रहा था कोट, और एक जगह नहीं आ रहा था, रिपीटेटिव उसके कोट्स आ रहे थे उसी बंदे के नाम से। सो इट्स नॉट रिलायबल। अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, आई एग्री, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखिए, कम्युनिकेट कीजिए। वो बनाई इसीलिए, वो कम्युनिकेशन से अपने आप को भी इंप्रूव कर रहा है। वो कम्युनिकेशन से एआई का सिस्टम अपने आप को भी इंप्रूव कर रहा है। जो आप उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, जो आपका प्रॉम्प्ट है वो उसका डेटा वो अपने आप को भी इंप्रूव कर रहा है। दैट इज एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो जरूर कीजिए, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले लीजिए जहां पर आपको हो सकता है जी। इवन कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन देता है ना, हम ये कहते हैं कि आपने ऊपर वाली ये बात गलत की, लाइक कोई भी ये हाँ, है, हाँ, तो कहते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक्स फॉर योर पॉइंट। हाँ। लेकिन हम फिर भी उसको वापसी कहते हैं कि जो आपने बताया वो सही, फिर उसको फॉलो अप करता है। मतलब कोई क्लियर और नहीं नहीं, बहुत सी। मैंने एक टेस्ट बेसिस के ऊपर, ये भी नया नया एआई आपका आया था चैट जीपीटी, अभी तो 4 गालिबन आ गया है, उससे पहले वाला। तो मैंने ना अपने सिर्फ मेरा बेटा मेरे साथ बैठा था, तो वो ही वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट।
तो अब हमने कहा खोलते हैं इसको, हम जरा देखते हैं इसके अंदर। तो हमने चैट जीपीटी खोला, वो बनाना चाह रहा था कोई फाइनेंशियल, सिंपल फाइनेंशियल प्लान। तो उसने डिटेल डाली कुछ, मैं उसको बताता रहा, ये डिटेल डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो। तो उसने वो डिटेल डाली और विद इन फ्यू सेकंड्स, मिनट भी नहीं लगा, उसने हमारे सामने एक पूरा फाइनेंशियल प्लान निकाल के दे दिया। अच्छा, उसके फिगर्स जो थे वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, मतलब अगर आप उसको कहें ना कि यार ये मैंने बिजनेस, हमने कहा पाकिस्तान में करना है, फलाने का बिजनेस है, ये इतना कैपिटल है, ये सारा स्टार्टअप हमारा कैपिटल, ही सारा कुछ। उसने जो उसके अंदर बिजली का बिल लगाया हुआ था ना महीने का, वो 5,000 रुपए लगाया हुआ था। अब 5,000 रुपए कोई बिजली का बिल नहीं हो सकता, ठीक होगा जी। अच्छा, उसने जगह, एक हॉल, हमने मेजरमेंट्स डाली हुई थी कि यार इतनी जगह में हॉल चाहिए होगा, उस हॉल का जो उसने किराया डाला हुआ था वो 25,000 रुपए डाला हुआ था। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक। लेकिन उसे हमें मिला क्या? उसे मिला क्या? मेरे, चलो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे बेटे को क्या मिला उसमें से? उसको वो हेड्स मिल गए जो फाइनेंशियल प्लानिंग के इस्तेमाल होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कि वो फाइनेंशियल हेड में मैंने ओपिक्स क्या है, कैपिक्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, कितना रोकना है, कितना लगाना है, फॉर्मूलाज क्या है, रेवेन्यू एस्टिमेशन कैसे करनी है, रिटर्न एस्टिमेशन मैंने कैसे करनी है, वो सारे हेड्स उसको वहां से। अब वो उसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। उसको मैंने कहा कि बेटा ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इस पे बिल्ड करना है आपको, इसको आगे लेके जाना है, दिस इज नॉट इट, इसको आगे लेके जाना है। फाइनेंशियल को पढ़ता है वो, जरा फाइनेंशियल साइड पर है। तो फिर उसने उसको बिल्ड किया, उसको समझा और आगे जाके लेके चला। और फिर एक दिन लाके उसने मुझे फाइनेंशियल प्लान बनाया। मैंने, मेरे कुलीग थे, मैंने उनको जाके दिखाया, मैंने कहा जी ये फाइनेंशियल प्लान। उनका यार स्टार्ट के लिए अच्छा है, स्टार्ट के लिए अच्छा है। सो आपने, मैंने कहा कि उसको आपने एज अ स्टार्ट देखना है, इंपॉर्टेंट मटेरियल वहां से आपने निकालना है, लेकिन लेकिन रिलायंस नहीं उस पर प्लेस करनी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, चलें अब जल्दी जल्दी जरा हम आगे चलते हैं जी। अ, जब आप वकालत में आते हैं तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। वो क्या है? नॉलेज भी हो गई, स्किल भी हो गया, क्या और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट? पैसे, फीस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सर्विसेज की जो फीस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं करेंगे काम। आपने बड़ी मेहनत भी की होगी, फीस नहीं मिलेगी, नहीं करेंगे काम। तो मैं जब आपको ये नॉलेज बेस बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्या नॉलेज बेस अपनी बढ़ाओ, ये उस क्लाइंट इंटरव्यू के लिए बड़ा काम आएगा। जब आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे, मैं अब प्रैक्टिकल साइड पे आपको लेके जा रहा हूँ, जब आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे और क्लाइंट से आप बैठ के जब आप करेंगे इंटरव्यू, बात करेंगे, वो आपके सामने रखेगा मसला, वो आपके सामने प्रोपोजिशन रखेगा और आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये वो नॉलेज है जहां पर आपका इंटरव्यू मीनिंगफुल होगा। यू कैन नॉट सिट, देखो टाइम, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। आप एक क्लाइंट को 3-3 घंटे नहीं दे सकते यार, आपने और क्लाइंट्स को भी देखना। मैं ये लार्जर पिक्चर में, लॉन्गर रन में आपको कह रहा हूं। इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर अ लॉ फर्म, जो कि इनिशियली आपको करना पड़ेगा, यू विल वर्क फॉर अ लॉ फर्म, आपको तो आप वहां पर एक क्लाइंट को आप 4 घंटे लेके बैठ जाएंगे? नो, वो लॉ फर्म का टाइम चल रहा है, टाइम इज मनी। तो हमने क्या करना है, हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने मीनिंगफुल इंटरेक्शन करना है अपने क्लाइंट के साथ, मीनिंगफुल क्वेश्चंस डालने हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस डालने हैं, रेलेवेंट डाटा लेना है और आगे चलना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम तो बहस में ही रहेंगे। क्लाइंट कहेगा ये आपने सवाल पहले क्यों नहीं पूछा, क्या तासुर जाएगा, क्या तासुर जाएगा, क्या आप पहले क्यों नहीं आपने पूछा? मैं आया, अपने दफ्तर से निकल के आया, पेट्रोल खर्च करके आपके पास आया, आपने सवाल ही अब नहीं किया, फिर आप एक लिस्ट बना के मुझे सवालों की दे रहे हैं। भाई ये तो गलत बात। सो ये वो तैयारी है जो आपके लिए, मैंने कहा ना, लीगल रिजीम, जनरल लीगल रिजीम, कंपनी लीगल रिजीम, इन तमाम को आहिस्ता आहिस्ता आएगा। आपने प्रेशर ये नहीं लेना कि आपको रातों रात को चीजें आनी, नो, ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा, ट्रिकल डाउन होगा। चीज पहले पता चलेगी, थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, इसका इम्पैक्ट आप पर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। टेक योर टाइम, एंजॉय दिस प्रोफेशन। मैं इतना आपको कह दूं, इफ यू विल नॉट एंजॉय दिस प्रोफेशन, इट विल बिकम वेरी, इट विल बी द हार्डेस्ट थिंग टू सर्वाइव, हार्डेस्ट थिंग, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू सर्वाइव। उसकी वजह यह है कि ये आपसे कांस्टेंट एफर्ट मांगता है, कांस्टेंट एफर्ट। हर दिन आपसे एफर्ट मांगता है, हर दिन आपको कहता है कोई नई चीज सीखी है कि नहीं सीखी। आप और मैं 25 साल के बाद भी, और आप तो भी आगाज कर रहे हो जिंदगी का, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। एतजाज एहसन साहब इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, सलमान अकरम राजा साहब इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मखदूम अली खान साहब इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। दे आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। वो अपने आप को कहते हैं, बड़े प्राइड के साथ कहते हैं। ये इतना गहरा, इतना डीप क्वेश्चन है कि हम तो शायद अपनी जिंदगी में कुछ कतरे ही समेट पाते हैं। कॉन्टिन्यूसली आपने एफर्ट करना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, रिसर्च करनी है। ये पैशन होगा अगर आपका। देखिए, मैं अमूमन पूछता हूं, आप वकालत करना क्यों चाहते हैं? आप बताइए। एक और
तो आप प्रोफेशन में नहीं आना, प्रोफेशन में नहीं आना चाहते, सेकंड ऑप्शन लो ऑलरेडी, बताइए। 7 से शौक, शौक है, किस चीज का शौक? जजमेंट। जज बनने का, वंडरफुल। जी भाई। यार फिर तो वकालत में नहीं है काम होगा, ये काम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बातें मैं आपको अपने लेक्चर में कहूंगा, बताऊंगा आपको, समझाऊंगा ये बात। ये आपने बात जो की है, प्रिंसिपली आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हर वकील की जिम्मेदारी यही है जो आप कह रहे हैं, ये आपकी, ये हर वकील की जिम्मेदारी। और ये कुछ ही सालों में ये जिम्मेदारी हम भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, वकील के बारे में मार्केट का परसेप्शन ये है कि वकील एक बला है। बल्कि एक हमारे सीनियर होते थे, वो कहते थे कि बलाएं पूछती हैं कि वकील क्या बला है। तो ये इस बला को हमने मुआशरे में क्या, किस नजर से देखा जाता है। याद रखिएगा कि आप क्रीम है मुआशरे की। मैं खुद बताता हूं आपको क्यों। जितना एफर्ट आप करते हैं, जितनी पढ़ाई आप करते हैं, जितनी रिसर्च आप करते हैं, जो बारीक बीनी से आप चीजों को देखते हैं, थ्रेडबेयर, थॉरो, किसी के पास नहीं है। कुछ एक आजकल हमारे आसपास हो रहा है, आपको पता क्या हो रहा है? बड़ा शोर है आजकल। हाँ जी भाई, अमेंडमेंट। आप में से और को भी पता है ना, छुप ढकी छुपी बात तो नहीं है, ठीक है। एज अ वकील, इवन इफ यू हैव स्टार्टेड, जस्ट स्टार्टेड योर प्रैक्टिस एंड इट्स अबाउट 2 years, आज आप किसी कमरे में जाएंगे ना, पता है लोग क्या कहेंगे? एनु पूछो, एनु पूछो, आस्क हिम, ही नोज। आज भी, चाहे हमारा इंप्रेशन मार्केट में ऐसा है, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग, चलो ऑन द लाइटर साइड, आप बैंक के पास जाएंगे ना वकील, आपको कर्ज नहीं मिलेगा। जब आप उनको कहेंगे आई एम अ लॉयर एंड आई वांट सम फाइनेंशियल फैसिलिटी, सम लोन, इवन अ क्रेडिट कार्ड, नो, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। और मेरे दस्तखत के बगैर, मेरी लीगल ओपिनियन के बगैर, किसी वकील की लीगल ओपिनियन के बगैर वो किसी को एक पैसा नहीं दे सकता बैंक। मुझे नहीं देता, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स। और चलिए, ऑफिस लेने जाइए, ऑफिस लेने जाइए, घर लेने जाइए, वो कहते हैं जी वकील को नहीं देते। गुजरा है इसमें से? कभी सुना? गुजरे? हाँ, सामने बैठे। देखने गए हम्म। तो एक एजेंट कहते हैं कि वकीलों को सरकारी नहीं देना, नहीं देना। क्योंकि वो क्यों कहते हैं, वजह क्या है? उनके जेहन में ना एक फियर है। वो फियर किस चीज का है? क्या हर वकील ज्यादती करता है? हर, ये जो केस अदालतों में हजारों लाखों केस डिफॉल्ट के चल रहे हैं, वो वकीलों के केस है? नो, वकील knows the law, he knows his rights, he knows the obligations। वो आपको पकड़ सकता है अगर आप ज्यादती करेंगे। एक आम आदमी को वकील करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, उसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, अपनी रूटीन लाइफ को हटके, उससे हट के उसको एफर्ट करना पड़ेगा। वकील के लिए आसान है, वकील नोज, मुझे अगर मेरा टेनेंट है, अगर मेरा लैंडलॉर्ड है, मेरे साथ ज्यादती करता है जो कि एग्रीमेंट या टेनेंसी के लॉस के खिलाफ है, मैं उसको इमीडिएट एक्शन ले सकता हूं नेक्स्ट डे। एक आम आदमी नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो वकीलों से खाइफ होते हैं। नॉट कि हमारी कोई परसेप्शन ये हो गया कि जी हम घर ही नहीं खाली करेंगे, लॉ के मुताबिक होगा सारा। हाँ बिल्कुल, ये बात अपनी जगह है कि नेगेटिव परसेप्शन है जिसमें हमारे वकीलों की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप लोग आ रहे हो यार, आप नई जनरेशन आ रहे हो, आपसे अगर जो चीजें नहीं ठीक हो सकी, वो आपने बेड़ा उठाना है इस चीज का, आपने इसको आगे लेके चलना है। बहरहाल इसके ऊपर हम बाद में दोबारा इस पे बात करेंगे। तो ये स्किल सेट अब आपको बता दिया जी कि ये स्किल सेट जो है वो आपने नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, एप्लीकेबल लीगल रिजीम। मैं जिसको सिर्फ जिस जो है इसकी समरी आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, ये मैं कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बातें कर रहा हूँ। और एआई को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आजकल एक बहुत बड़ा एक लफ्ज है, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, CLM। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के माबैन कोई एग्रीमेंट होती है। एक पार्टी पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, एक पार्टी पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, एक ने कुछ परफॉर्म करना होता है, एक ने कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती हैं। आज एआई की बदौलत ये ऑटोमेशन में जाता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसके आपको मैनेजर्स मिलते हैं, सीनियर पोजीशन पे आपको एग्जीक्यूटिव्स मिलते हैं, जिनका काम ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करना है उन्होंने। और वो जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन की नजर होती जा रही है।
मैंने जैसे कहा कि बहुत से ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एक्शंस जो कि वकील करते थे, ऐसी सर्विसेज जो वकील करते थे, वो एआई कर चुका है, एआई ले जा चुका है। आज भी एज वी स्पीक एक लीगल एआई के नाम से कोई एक, नॉट टेक्निकली इसी नाम से, लेकिन मैं आपको अंदाजा देना चाह रहा हूं कि जो कि लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, सो मच सो कि आपने लीगल ओपिनियन क्या लेनी है, जिसके बाहर के मुल्कों में तो वो पर आवर आपसे चार्ज करते हैं, वो लीगल ओपिनियन आपको देगा। आपने लीगल ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर कैसे करनी है वो आपको बताएगा, और उसके साथ उसके पीछे जो वो एआई से बन रहा है सारा का सारा सिस्टम आपका, और वो इतना वो एग्रेसिव है कि उससे रिलेटेड और सर्विसेज क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं, और लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और पिछली सर्विसेज जिनको वो अगर कहा जाए कि वो दीवार करता जा रहा है, वो खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए आपने अपने चैलेंजेस को एआई के कॉन्टेक्स्ट में देखना है भाई। जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो आज से बहुत ज्यादा होंगी। आप अपने आप को सिंक करो उसके साथ, आप अपनी तैयारी को उसके साथ नहीं करो, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, उसको साथ जोड़ो, उसके एआई को पढ़ो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को पढ़ो, और देखो कि मैं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब फील्ड में आ रहा हूं, वहां पर ये क्या चीज मुझे दे रही है, और मेरे साथ है या मैं इसके अगेंस्ट हूं, या ये मैं जो करना चाह रहा हूं ये उसको खत्म कर रही है। अंडरस्टैंड, रीड कि मेरे साथ ये होना क्या है अगले 4 से 5 साल के अंदर। अच्छा जी, अब हम स्किप करते हैं जी, एक दो चीजें लंबी हो जाएगी नहीं तो हमारी बात। अच्छा जी, मैंने ये इंस्टेंसेस वाली बात आपसे कर ली, आप जरूर स्लाइड पे भी देख लीजिएगा कि कौन से इंस्टेंसेस हैं जहां पर आपकी आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। नंबर वन, मोटा मोटा फिर से दोबारा दोहरा देते हैं, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। सीधी सी बात है, कोई आपके पास आता है जी प्लीज। सर इसको हम किस तरह predict करेंगे? सर आज से तैयारी कीजिए, अंडरस्टैंड एआई। आप क्या समझते हैं एआई क्या है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ? मेरी मेरी बहुत ही कम है, मेरे से ज्यादा ही पता होगा डेफिनेटली। Academic के related है या real life के related है, उसे interpret कर आप ठीक कह रहे हैं। असल में चीज यह है कि देर इज ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक हो गया, एंड देर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाई डू वी कॉल इट आर्टिफिशियल? क्योंकि हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को, नाम तो देना था, है ना, अच्छा लगता है नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो कर क्या रहा है? आप भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूं, इस कमरे में तमाम वो लोग वही करते हैं जो वो कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस, कंप्यूटेशन। आप भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। पहला एआई जो बना मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूं, जब आपने कैलकुलेटर पे रखा, कैलकुलेटर टेबल पे रखा, ठीक है, 2 + 2 2 + 2 तो सब कर लेते हैं, वो जब आपने उसमें 10 फिगर्स ये डाले, 10 फिगर्स ये डाले, रेज टू पावर फलाना किया, रेज टू पावर फलाना किया, उसने सेकंड में जवाब दिया आपको, यही हुआ। तो वी आर फेमिलियर विद समथिंग, यू नो, जो कि हुआ है पहले हमारे साथ। मैं कैलकुलेटर मतलब आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है, वो एआई नहीं था, वो कंप्यूटेशंस थी, वो कंप्यूट कर रहा था इतनी स्पीड पे, डाटा उसके जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इतनी तेज है कि वो ह्यूमन, जो एक आम इंसान है उससे कई हजार गुना तेज है, कार वो भी डाटा कंप्यूटेशन में है। वो जब आपके सामने लिखता है ना, कि मैंने मिसाल दूंगा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी हाल ही में आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा गया कि जी आप एक ब्लॉग लिखेंगे किसी पे, आपने ब्लॉग लिखना है किसी बात, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा कि जी वो मैं ब्लॉग लिखने जाता हूँ, ये अब ये पूरी मैं कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है ये, कि जी हम ब्लॉग लिखने जाते हैं तो वहां पर वो मुझसे वो क्या कहते हैं उनको, कोर्ट से जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, वो जो उल्टे सीधे लिखे होते हैं, नहीं नहीं, कोड्स लिखनी होते हैं आपने कि जी ये आप इसको कॉपी करें, कैप्चा, कैप्चा इज द राइट वर्ड, कैप्चा कैप्चा कैप्चा, कि जी आपने कैप्चा कॉपी करें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं पकड़ रही थी, ठीक हो गया जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, फाइवर के ऊपर ऐड लगाया कि मैं एक क्या कहेंगे, डिसेबल्ड पर्सन हूं, मेरी नजर बड़ी कमजोर है और मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ फलानी साइट को, वहां पर ये कैप्चा आ रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, कौन है फाइवर के ऊपर जो मेरे से ये कैप्चा पढ़ ले? कोई कमांड नहीं है उसको, कोई कमांड नहीं है उसमें, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, वो डाटा इस कदर ज्यादा है, इस कदर ज्यादा कि आप हम फैथम नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि वो डाटा कितना है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। उसने वहां से बंदा एंगेज किया, बंदा एंगेज करके उसने पढ़ा, इसको बताया, और इसने वो जाके कोड किया। दैट इज हाउ इट इज
स्पीड देखें, उसका इम्पैक्ट देखें। ये तो अभी एक छोटी सी मैंने आपको बात की है, इससे बहुत आगे जा रहा है वो, बहुत सी, और ये प्रोफेशनल साइड पर बहुत ज्यादा आ रहा है। डॉक्टर्स की, मेडिसिन की फील्ड में आ रहा है, फार्मास्यूटिकल की फील्ड में आ रहा है, हमारे फील्ड में आ रहा है, वकालत की फील्ड में आ रहा है, और बेशुमार आर्किटेक्चर में आ रहा है, बहुत सी जगहों पर आ रहा है। सो दैट इज समथिंग जो कि आप लोगों को देखना है कि इसके अंदर हमने अपने आप को कैसे सिंक करना है। आपने, यू हैव टू पार्टनर विद इट। जी। के अलावा कि अ, अगर हम कॉर्पोरेट में आना चाह रहे हैं तो उसके लिए लॉ के साथ माइनर जो अगर किया जाए, कोई एक्स्ट्रा डिग्री की है, तो उसमें फाइनेंस ज्यादा हमारी हेल्प करेगा या फिर इकोनॉमिक्स? इसके अलावा कोई है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अलावा? फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या फिर सीएसबी? अच्छा, देखिए दोनों में से एक सिलेक्ट करना है आपने। आई वुड सजेस्ट फाइनेंस। फाइनेंस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, वो ज्यादा मैथ्स और माइनर जब हम कहते हैं, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद योर स्ट्रक्चर, आपकी जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, फेमिलियर मैं नहीं उतना, लेकिन माइनर से जो मैं कहूंगा, जो मैं इसकी लेता हूँ समझ, जो मुझे आती है वो ये है कि जो आपका मेजर कोर्स है उसको ये सपोर्ट करेगा। तो अगर आपका कोई मेजर कोर्स है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके मेजर कोर्स, अगर आप लॉ में कर रहे हैं इस वक्त, लॉ में कर रहे हैं, और आपको माइनस कौन से अवेलेबल है? माइनर्स दूसरे भी हैं, हम्म। मगर मेरे यही वो है कि मैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस में करूं या फिर इकोनॉमिक्स में। यार इकोनॉमिक, अच्छा एक्चुअली दोनों बहुत अच्छे हैं, जिसका लेकिन मुझे लगता है कि फाइनेंस में आप करोगे ना, तो आपको आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा फायदा है। जरा मुश्किल शायद, मुझे नहीं, इतना इल्म नहीं उसका नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंस में करोगे, आई थिंक इट विल हेल्प यू लॉट, हेल्प यू लॉट। लेकिन आपका इंटरेस्ट भी देखना है। आप सिर्फ ये मत देखिएगा कभी भी किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त, आपने ये जरूर देखना है मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, मेरा पिछला 10 साल क्या बता रहा है कि मेरी मैथ्स कैसी रही। टू बी ऑनेस्ट, मेरी तो नहीं रही ऐसी कि मैं कभी सोच भी सकूंगा मैथ्स की तरफ दोबारा जाऊं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास जो ऑलरेडी स्किल सेट है, क्या मैं उसमें इजाफा डिफिकल्टी का कर रहा हूं या ईज का कर रहा हूं। अगर आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं जो कि आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, इट विल बी डिफिकल्ट एट योर स्टेज, है ना। कभी पढ़ी हो तो फिर तो समझ में आती है, पर पीछे है कोई बैकग्राउंड फाइनेंस की? मैथ्स का तो है, फाइनेंस आपने फाइनेंस के कुछ देखे चैप्टर्स वगैरह को देखे, आपने नजर से गुजरा कोई सिलेबस वगैरह? वो अगले सेमेस्टर से प्लान कर रहा हूँ। प्लान कर रहे हैं? आप अपने टीचर से भी जरूर डिस्कस कीजिएगा, जो आपके टीचर हैं जो लीड करते हैं आपको, उनसे भी जरूर डिस्कस कीजिएगा इसको। आई थिंक वो आपकी परफॉर्मेंस को देख के भी आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे कि आपका फाइनेंस में जाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए, या कोई और आपने माइनर लेना उसके अंदर। अगर हम सर वैसे ही कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में फाइनेंस इकोनॉमिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल साइड पे अगर आप उसको देखेंगे तो फाइनेंस आपको ज्यादा। अगर मैं सिर्फ सिंपल एलएलबी से कॉर्पोरेट में आता हूँ, बेटा मैंने तो वो आपको पहले कहा कि आपने नहीं आना। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सजेशन है, मेरी एडवाइस, क्योंकि आप सीधा कॉर्पोरेट की तरफ आएंगे तो आपका जो एक्चुअल, आप कह लीजिए जो लीगल रजीम है जिसमें आपने कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करनी है, कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को आइलैंड नहीं है पाकिस्तान से हटके के आप उसमें जाके करेंगे। इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर लार्जर लीगल स्कीम, उसमें आपने जाके काम करना है। उसको तो समझो जिसका वो पार्ट है। जब तक मैं उस पार्ट, मतलब मैं पार्ट को फोकस कर लूंगा शुरू में ही, तो बाकियों का नहीं पता चलेगा। बाकियों से शुरू करें और पार्ट की तरफ आइए, वो आपके ऊपर है। आप 2 साल में आ जाइए, 3 साल में आ जाइए, मैं नहीं कहता 10 साल में आइए, लेकिन शुरू जनरल लीगल स्कीम से कीजिए और वहां से फिर आप इसकी तरफ आइए प्लीज। लॉ फर्म, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैंने मजीद एजुकेशन नहीं ली, इफ यू डिसाइड कि नहीं शायद मैं अभी ब्रेक लूंगा वकालत की तरफ आऊंगा, तो आपने पहला स्टेप क्या लेना है? यू हैव टू ज्वाइन अ लॉ फर्म। ठीक हो गया जी। अच्छा, लॉ फर्म में आप सिलेक्टिव हो सकते हैं टू एन एक्सटेंट। आप कह सकते हैं कि जी मैं ऐसी लॉ फर्म में जाना चाहूंगा जो कि सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉर्पोरेट, बैंकिंग, आईपी, ऐसी मिल जाएंगी आपको लॉ फर्म्स। ठीक है जी। तो मेरा तो आपको सजेशन यही होगा कि अगर आपने आज फैसला कर लिया कि मैंने कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करनी है, तो आपका टारगेट ऐसी लॉ फर्म होनी चाहिए जहां पर जनरल प्रैक्टिस भी है और जहां पर आपकी कॉर्पोरेट साइड की प्रैक्टिस भी है। आपको दोनों टेस्ट मिल जाएंगे वहां पर एक जगह पर। अगर ऐसी कुछ है, कुछ लोगों को शायद ना मौका मिले, तो वो जनरल प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हैं। बेशुमार लॉ फर्म्स आपको मिल जाएंगी जनरल प्रैक्टिस की, सिविल साइड की भी, क्रिमिनल साइड की भी। आप वहां से शुरू कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप इसी तरह की किसी लॉ फर्म में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप मजीद दो साल लगा सकते हैं यहाँ पर। नहीं, अब बन गई हैं, अब बन रही हैं। अब अगर आप अफोर्ड कर सकें, वर्ड ऑफ एडवाइस, अगर आप अफोर्ड कर सकें
फाइनेंशियली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली। आपको कराची जरूर जाना चाहिए, कराची जरूर जाइए। कराची की जो कॉर्पोरेट मार्केट है वो हमसे एडवांस्ड है, लाहौर से एडवांस्ड है। अगर आप कोई प्रेसिडेंट्स भी पढ़ेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रेसिडेंट्स की क्वालिटी बुरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कराची में आपको मवाद, मटेरियल, रिसर्च ज्यादा मिलेगी कॉर्पोरेट साइड में, बैंकिंग साइड पर, आईपी की साइड पर, वहां आपको मिलेगा। अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले तो मैं आपको जरूर मशवरा दूंगा। आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी, वक्त गुजर गया, लेकिन मैं आपको जरूर ये मशवरा दूंगा कि कराची 2 साल 3 साल जरूर लगा के आइए। आप लाहौर जब आएंगे तो आप, मुझे ये लगता है कॉर्पोरेट साइड की बात करते हुए, कि आप लाहौर के वकीलों से बेहतर होंगे, ये जरूर कीजिए। और जनरल प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जनरल प्रैक्टिस के लिए आपने सिर्फ जो एक आइडिया, मैंने कहा ना, बेसिक स्कीम का पता होना चाहिए, कानूनी शहादत मिसाल के तौर पे। आपको कल हो सकता है एज ए कॉर्पोरेट लॉयर आपको लिटिगेशन में जाना पड़े, आपने डॉक्यूमेंट कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उसका पता होना चाहिए ना, क्रॉस कैसे करना है मुझे पता होना चाहिए। कंपनी बेंचेस बैठे हुए हैं यहाँ पर बने हुए हैं, वहां पे मैंने प्रेजेंट करना है, अपने केस को आर्ग्यू करना है, पता तो होना चाहिए ना जनरल लीगल रिजीम क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसे होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस कैसे होती है। फिर अब ये सारी चीजों का पता चलेगा तो मैं जाके एकदम ही जाके कंपनी बेंच के सामने खड़ा हो जाऊंगा, वो पूछेगा हाँ भाई ये तुम कहाँ से कागज लेके आए हो, मैं क्या जवाब दूंगा उसको? ये कागज तो तुम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, मैं क्या जवाब दूंगा? ये फोटो कॉपी है, ओरिजिनल किधर है, क्या जवाब दूंगा? सर्टिफाइड कॉपी क्यों नहीं लेके आए, मैं क्या जवाब दूंगा? ये तमाम चीजें, आप मेरी, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये तमाम चीजें जनरल साइड से आपको मिलेंगी। और मैं नहीं कह रहा कि आप 5 साल लगा दें, जस्ट स्टार्ट विद द जनरल साइड। जितनी जल्दी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप गैदर कर लें, बहुत अच्छा। फौरन आ जाइए कॉर्पोरेट साइड पर आ जाइए, लेकिन जरूर कराची के बारे में अगर आप कर सके, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली मूव करना आसान काम नहीं है, कर सके तो ये जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, ये स्किल सेट पे बात हो गई। अब जो हम बात करेंगे ना जी, वो ये है कि बुनियादी तौर से कि अब आप की प्राइमरी जो 4 रोल्स हैं जो कि आपके सामने आ सकते हैं। नंबर 1, एडवाइजरी लीगल ओपिनियंस, और ये सारे इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं। मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं कह रहा कि ये एक आएगा दूसरा फिर अलग, ये सारे इंटरकनेक्टेड भी हो सकते हैं और ये सारे के सारे ये आपके इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। सो लेट्स से ये आपके पास एडवाइजरी लीगल ओपिनियंस का काम बहुत आएगा, बहुत आएगा। एडवाइस करें जी ये ट्रांजैक्शन हम करने लगे हैं, पाकिस्तान की लीगल रिजीम के मुताबिक कर सकते हैं कि नहीं। एक बाहर से कोई बंदा बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो आ सकता है कि जी बताइए हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन है, ये इक्विटी ट्रांजैक्शन है, ये स्ट्रक्चरिंग है, पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं हो सकती, आ सकती है। बहुत से ऐसे इदारे हैं बाहर के, वो आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की कॉर्पोरेट लीगल रिजीम के ऊपर हमें जरा बता दीजिए, यहाँ पर क्या चीजें हैं, एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हमें जरा यहाँ से ना वो सर्वे भेज देते हैं। बिकम पार्ट ऑफ दैट। मैं जिस लॉ फर्म में काम किया करता था, उनके पास ये सर्विस रेगुलर बेसिस पे आते थे कि जी पाकिस्तान की कॉर्पोरेट लीगल रिजीम के ऊपर जरा बता दीजिए कि ये कैसे चलती है, क्या इसके तरीका कार। तो ये सबसे पहले ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, लीगल ओपिनियन जो बेसिस है ना किसी भी कानून की, किसी भी एक्शन की जो बेसिस है वो मशवरे से शुरू होती है। आपको वकील के बारे में कहूं, वकील का एक आपने नाम, लॉयर को हम वकील कहते हैं, वकील के अलावा भी उसका एक नाम है, वो है मुशीर। मुशीर, मशवरा देने वाला। वकील तो हम कह देते हैं ना, लेकिन एक लफ्ज है वो याद रखिएगा, वो मुशीर है, मशवरा देने वाला। तो यहां पर आपका जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, लीगल ओपिनियन जहां पर आपने देनी है, वो सबसे ज्यादा आपके पास काम होता है और वो बुनियाद बनता है आपके सब्सिक्वेंट लीगल एक्शन की। इट बिकम्स द बेसिस, द फाउंडेशन ऑफ योर सब्सिक्वेंट लीगल एक्शन। वो बुनियाद है। उस बुनियाद को अगर आपने ठीक पकड़ लिया, जैसे डायग्नोसिस है, किसी मरीज की आपने सही वक्त पर तशखीस सही कर ली, इलाज भी ठीक हो जाएगा। तशखीस गलत हुई तो वो बेचारा कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। इसी तरह आपके लीगल स्ट्रक्चर के साथ होता है। मेरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, एडवाइजरी परफॉर्मेंस जो है, मेरी डिलीवरी वहां पर जो है, अगर वो फ्लॉड है, वीक है, मेरा स्ट्रक्चर भी उसी तरह फ्लॉड होगा, उसी तरह वीक होगा। सो एडवाइजरी ओपिनियन का काम आपके पास आ सकता है। दूसरा काम जो है ये जी ट्रांजैक्शनल ड्राफ्टिंग, ये तो समझिए सबसे ज्यादा काम जो आपके पास आएगा वो ट्रांजैक्शनल ड्राफ्टिंग होगा। लेकिन दिस इज व्हेन वी आर इन अ फुल फ्लेज्ड कॉर्पोरेट लीगल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिस एनवायरनमेंट, फुल फ्लेज्ड, हर रोज काम आ रहा है। ऐसे भी ठीक है, अच्छे खासे पैसे आपको मिलते हैं, नॉर्मल लिटिगेशन से बेहतर आपको कॉर्पोरेट साइड पर मिलता है। इट इज ए ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस इफ यू मीट द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। पीछे रह जाओगे, नहीं नहीं बनेगी बात, बहुत आगे जा रहे हैं लोग,
AI भी आ रहा है, उसके साथ भी मामला कंपटीशन तो आपने ये भी देखना है, AI को अपने कंपटीशन देखना है या पार्टनर देखना है, उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए। जो कंपटीशन है आप नहीं जीत सकेंगे उससे। टेक इट एज योर पार्टनर, उसको अपनी सपोर्ट में लेके आओ, उसको इस्तेमाल करो। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आपकी, ट्रांजैक्शनल ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स बेशुमार आएंगी, बेशुमार एग्रीमेंट्स आएंगी, आम सी एग्रीमेंट से लेकर कॉम्प्लिकेटेड एग्रीमेंट्स तक आपके पास आएंगी, वो आपने तैयार करनी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, SECP नोटिसेस, टाइम पर मीटिंग करनी थी, क्यों नहीं की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराने थे, क्यों नहीं किए? फाइनेंशियल बुक्स तुमने मेंटेन करनी थी, वो क्यों नहीं की? एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे जब तक तुमने ये चीजें पूरी नहीं करनी थी, ये स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं किए, क्यों नहीं किए? आपने जो मीटिंग कॉल की थी उससे पहले 21 डेज का नोटिस भेजना था, क्यों नहीं भेजा? ये तमाम रिक्वायरमेंट्स, ये आपको जब आप लीगल रिजीम लॉ की पढ़ लेंगे, कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने इसको कैसे डिफेंड करना है, इस रेगुलेटरी एक्शन को कैसे डिफेंड करना है, SECP के सामने डिफेंड करना है, कोर्ट के सामने डिफेंड करना है। लेकिन आपको पता चलेगा लीगल रिजीम क्या है, तभी आप डिफेंड कर सकेंगे। तो ये अनदर आपका जो एक है चीज जो आप फिर जिम्मेदारी पड़ेगी, वो है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज आपके पास आएंगे। लिटिगेशन के साथ ऐड कीजिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़े होंगे, डिस्प्यूट्स होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगी, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम जो होंगे, हर वक्त होंगे। उनको रिजॉल्व कैसे करना? बाहर के मुल्कों में कहा जाता है गुड कॉर्पोरेट लॉयर इज वन हु कीप्स हिज क्लाइंट्स अवे फ्रॉम कोर्ट्स। बाहर लिटिगेशन बहुत महंगी है, यहाँ भी आवाज सस्ती नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत महंगी है। तो वो कहते हैं वहां पर गुड कॉर्पोरेट लॉयर इज वन हु कीप्स हिज क्लाइंट्स अवे फ्रॉम लिटिगेशन, कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट्स को ये नहीं कहता कि डिस्प्यूट ही ना हो, डिस्प्यूट होंगी, डिस्प्यूट से कैसे बचाया जा सकता है, वो आपके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं, आपकी मीडिएशन है, आपके निगोसिएशंस है, इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। अभी आपकी चीजें शायद इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं समझ आएंगी, लेकिन आपके ऊपर मैं एक लेयर बिठा रहा हूं, इस वक्त मैं आपके दिमागों में एक लेयर बिठा रहा हूं, और आहिस्ता आने वाले दिनों में जब अपनी मेमोरी जॉगिंग किया करेंगे, आपको समझ आएगी कि ये वो बात उस वक्त उन्होंने कही थी, ये बात उस वक्त उन्होंने कही। सो ये अभी हम लेयरिंग आपकी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब करना भी, इतना मैं बोल रहा हूँ शायद सब कुछ एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं वो लेयरिंग कर रहा हूँ आपकी, कि जहां पर आने वाले वक्तों में जब कभी कोई बात आएगी तो आपके जेहन में आएगा कि यस, ये मैंने सुनी हुई है बात। तो आपकी फेमिलियरिटी जो है वो आज हम स्टैब्लिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये बात होगी इसके अंदर जी। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब सब कुछ कर लिया, और अब बात आ गई कि हमने करियर अपॉर्चुनिटीज हमारी क्या है। देखिए जी, पहली करियर अपॉर्चुनिटी तो ये, और ये करियर अपॉर्चुनिटी का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है? आपने लाखों रुपए लेके ये डिग्री हासिल करी, अब इस लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न तो होना है। ये तो नहीं हो सकता ना कि जी मैंने कर लिया और बस थैंक यू, नॉलेज हासिल करनी थी, मेरा पैशन था, मैंने कुछ करना है ना यार, मैंने रिटर्न लेना है भाई, लाखों रुपए लगाया, मैंने रिटर्न लेना है। अब मैं जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ वहां से रिटर्न कहां से मिलेगा? व्हाट आर द एवेन्यूज जहां से मुझे वो रिटर्न मिल सकता है? तो उसमें सबसे पहली तो ये है कि आप इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस अपनी स्टैब्लिश करें, 7 years डाउन द रोड, 8 years डाउन द रोड, 5 years डाउन द रोड, जितनी जल्दी आप कर सके वो आपके ऊपर है, लेकिन उसको बनाने में वक्त लगता है। गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज, वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज किसी लॉ फर्म में, और मुझे पता है कि हमारे लम्स वाले भी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर अरेंज कराते हैं, किसी लॉ फर्म में वक्त गुजारिए ड्यूरिंग योर स्टडीज। अब मेरे ख्याल में हमारा चलता है वो इंटर्नशिप का भी एक प्रोग्राम चलता है लॉ फर्म्स के अंदर। तो ड्यूरिंग दिस दिस फेज, आहिस्ता आहिस्ता किसी लॉ फर्म में, 1 महीने 2 महीने का होता है, कितने अरसे का होता है वो, 2 months का होता है, किसी लॉ फर्म में जाइए। आप उस लॉ फर्म में जाएंगे, वो लॉ फर्म आपको आइडेंटिफाई करेगा एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट, ये कल हम इसको भी लाएंगे, ये बच्चा हमें इंटेलिजेंट लगा, ये समझ आती है इसको, ये बात, इसकी कॉम्प्रिहेंशन बड़ी क्विक कॉम्प्रिहेंशन है, बात बड़ी जल्दी समझता है, लिखता भी अच्छा है, क्लैरिटी है इसकी बात में। आप जरूरी नहीं कि सही बातें लिख रहे हो, वो देख रहे होते हैं, वो गेज कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं यार। नंबर 1 कॉन्फिडेंस, बात करता है डरले से बात करनी चाहिए। नंबर 2 क्लैरिटी, जो बात कर रहा है ये ऐसे इफ एंड बट करके नहीं कर रहा, क्लियर बात कर रहा है, गलत कर रहा है कोई मसला नहीं है, बात क्लियर कर रहा है। तीसरी बात वो आपसे देखते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। ये अभी आप तक जो उन्होंने चीजें देखनी है वो यही चीजें देखनी है। अभी तो आप एंटर हो रहे हैं ना, मुझसे वो पूछेगा जी, आप एंटर हो रहे हैं, आपसे पूछेगा हाँ जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपको तो नहीं पता होगा, आपने तो अभी किया ही नहीं है। सो आपकी स्टेज के ऊपर जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, कि वो आपका बेसिक होगा कि ये क्लैरिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपने रिसर्च। मैं आपको एक आज आज आपको एक गुर की बात बता दूं जो आप बांध के रख लीजिए,
आज आप जहां हम बैठे हुए हैं, जिस भी लेवल पर हम हैं, जिस भी स्टैंडर्ड के ऊपर हम हैं, आज भी आपको कोई आर्टिकल लिखने से नहीं रोक सकता। आज भी नहीं लिख सकता। लिखिए। बहुत सी साइट्स हैं जहां पर आप उसको अपने नाम से पब्लिश करा सकते हैं, अखबारों में करवा सकते हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स में करवा सकते हैं। रिसर्च बेस्ड आर्टिकल होना चाहिए। और आपके मैं जैसे बैठा हूं और बहुत से सीनियर्स हैं, वो वेट कर देंगे आपके लिए। थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन वो वेट कर देंगे आपके लिए। कोई हम भी करते थे, हमारे सीनियर्स बड़े अकोमोडेट करते थे, वेट कर देंगे आपके लिए। सो डू स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट डूइंग दैट। और जिस वक्त आप एंटर होंगे किसी लॉ फर्म में, वो आपकी सबसे बड़ी आपकी क्वालिफिकेशन बनेगी। जी मैंने फलाना आर्टिकल लिखा था, मैंने फलाना आर्टिकल लिखा था। उनको नजर आएगा सीरियसनेस, उनको नजर आएगा कि यार ये एक मेजरेबल डेमोन्स्ट्रेटेबल आपकी सीरियसनेस है इस प्रोफेशन के साथ जो आप ये काम कर रहे हैं। वकालत में तो हर कोई लिखना शुरू कर देता है, आप तो पहले से कर रहे हैं। उसको आज से डेवलप करना शुरू करें, स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल। जो टाइम मिलता है, मुझे पता है पढ़ाई के साथ टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जो भी टाइम आपको मिलता है, आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, आपने जरूर लिखने हैं, आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च करके अपने सामने एक रिसर्च रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए मैंने किस टॉपिक पे क्या रिसर्च की है। जब आप बात करेंगे किसी उसके साथ, तो एक तो चलिए लम्स का आपके साथ है, पूरा एक आपका ट्रेडमार्क है आपके साथ लम्स का, वो बहुत आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर दो ही लम्स के बंदे वहां पर बैठे हुए हैं, उन दोनों में कंपटीशन हो गया, तो क्या चीज आगे लेके जाएगी? लेट्स टॉक दैट पे। तो क्या चीज आगे लेके जाएगी? तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट प्रैक्टिस आपके आने वाले वक्तों में 5 साल, 4 साल, उसके लिए भी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के लिए भी नीड टू फॉर्म एंड फोर्ज पार्टनरशिप्स। आज वक्त है, अपनी क्लास में से देखिए लाइक माइंडेड कौन से लोग हैं पोटेंशियली जो मेरे कल पार्टनर्स बन सकते हैं। जहां पर आप जाएंगे जिस लॉ फर्म में प्रैक्टिस करने, वहां से 1 साल जूनियर, 1 साल सीनियर आपसे जो भी होंगे, सोचिए कि यार इनके साथ हम फर्म बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ये वो हैं चीजें जो आप जिस तरह वकालत में आएंगी, ये चीजें आपने सोचनी है कि अल्टीमेटली मैंने ये करना है। अगर इंडिपेंडेंट लीगल प्रैक्टिस पे आपका माइंड सेटल होता है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने किसी रेगुलेटरी बॉडी को ज्वाइन कर लेना है, मैं खुद एससीसीपी पे काम करके आया हूँ, 3 साल काम करके आया हूँ। अब यू मे से आई विल जस्ट ज्वाइन अ रेगुलेटरी बॉडी। वंडरफुल। अच्छे अच्छे पैसे भी अच्छे हैं उसके अंदर। लर्निंग कर्व बड़ा बेहतर हो जाता है। मेरा बहुत इंप्रूव हुआ था जब मैं एससीसीपी में 2009 में काम करके आया था। बहुत लर्निंग आपकी जो है वो इंप्रूव हो गई थी। सो ये आपने देखना है ऑप्शंस। मैं भी आपके सामने सिर्फ ऑप्शन रख रहा हूँ। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस है, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में एम्प्लॉयमेंट है, इन हाउस लीगल काउंसिल, ये बहुत ज्यादा काम हो रहा है। कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई आम कंपनी, उनको वकील चाहिए होते हैं। वो क्या देखते हैं कि हम आउटसोर्स कर दें। ये आउटसोर्स करने से मुराद ये है कि मैं कोई बाहर का एक्सटर्नल वकील एंगेज कर लूं, मैं आउटसोर्स कर दूं अपनी सर्विसेज को। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। या मैं इंटरनली अपना डेडिकेटेड एक लॉ डिपार्टमेंट बनाऊं और उसके अंदर मेरा एक वकील हो। ये बहुत सी जगहों पर काम। बल्कि आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपके एक जमाने में, अब तो लॉ चेंज हो गया, कि एक जमाने में आपके जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते थे, आपके ऊपर रिक्वायरमेंट थी कि आपको लीगल एडवाइजर भी साथ लगवाना होगा। एक एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी। अब उसमें थोड़ी सी कुछ उन्होंने कमी बेशी कर दी। उसके इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी। अगर आप नहीं करते थे, आपके खिलाफ केस हो जाता था कि आपने लीगल एडवाइजर क्यों नहीं रखा। इतना इंपॉर्टेंट है लीगल एडवाइजर किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, किसी कंपनी के अफेयर्स के लिए। फिर आपकी इंप्लॉयमेंट, मैंने जैसे कहा कि आप एससीसीपी के पास जा सकते हैं, कंपटीशन कमीशन के पास जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकते हैं, और बेशुमार आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जहां पर आपकी ये कॉर्पोरेट नॉलेज प्लस जनरल लीगल स्कीम की नॉलेज, ये आपके लिए बहुत से एवेन्यूज खोल सकती है। ये सारे मशरूत है इस चीज से। द कंडीशन प्रेसिडेंट इज आप कितने फोकस्ड हैं, कितने डिटर्मिन्ड हैं, आपकी पेस कैसी है, रिसर्च कैसी है, समझ अंडरस्टैंडिंग आप कितनी जल्दी डेवलप कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसल्टिंग, और ये फिर लॉन्गर रन में आप यूएन के साथ काम कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर सकते हैं। मैं यूएस एड के साथ काम करके आया हूँ। सो बहुत से एवेन्यूज आपके लिए खुलते हैं, lucrative एवेन्यूज आपके लिए खुलते हैं, प्रोवाइडेड आई एम रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। इफ आई एम नॉट रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरा लॉस है, बिकॉज आई वाज नॉट रेडी। मैं आपको आज पिन पॉइंट करके कह रहा हूं, ये चीजें कर लीजिए, यू विल बिकम रेडी फॉर मेनी अपॉर्चुनिटीज। फिर आपके पास एक एवेन्यू है ट्रेनिंग्स का। आप आजकल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का एक बहुत राइजिंग ट्रेंड चल रहे हैं। आप एज एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप लोगों को, मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को, इंक्यूबेशन सेंटर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन तमाम की आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी आप उसमें बना सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे देके। और फिर बात है आपकी राइटिंग स्किल से। मैंने जैसे कहा, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटे आर्टिकल्स, लंबे आर्टिकल्स, बड़े आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं उसके अंदर। दैट इज अप टू यू।
ये तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुलेंगी, आपके सामने आएंगी वंस यू आर रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। बहुत सी गुजर जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, रिसर्च कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कॉर्पोरेट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो दुनिया भर में तकरीबन एक है, दुनिया भर में एक है। कॉर्पोरेट वेल यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, यूके में भी है। लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर भी है, सारी जगहों पर। तो आपने कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करें, 15 बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखिए, क्लियर हो जाइए उसके ऊपर। इंडोर मैनेजमेंट क्या होती है, अल्ट्रा वायरिस का डॉक्ट्रिन क्या होता है, गुड जजमेंट क्या है, डायरेक्टर्स का राइट ऑफ डिफेंस होता है कि जी गुड जजमेंट रूल क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में आज से शुरू कीजिए। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपको लॉ फर्म के अंदर भी किसी अच्छी जगह पर आपको मौका मिल सकेगा। अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, जो कि मैं समझता हूँ कि भी जरूरी नहीं है, आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार होना चाहिए, 4 से 5 साल एआई के साथ अपने आप को पार्टनर कीजिए। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये एक बड़ा ल्यूक्रेटिव, वेल पेइंग प्रोफेशन भी है और ये फील्ड भी है, अगर आप इसके साथ एक राइट माइंडसेट अगर आप इसके अंदर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का पेशेंट हेरेंट का कुछ सवाल अगर आप लोगों का हो ऑनलाइन किसी हिसाब नहीं भाई, मैं तो हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। और मुझे तो ग्रेजुएशन किए हुए भी माशाल्लाह अब तो याददाश्त भी साथ नहीं देती है, 1992 मैंने लॉ किया था। और आई हेल फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स। एक्चुअली मैं अभी बता भी रहा था कि आई एम अ फोर्थ जनरेशन लॉयर। तो मेरे लिए कुछ चीजें जरा थोड़ी सी कदरे आसान थी, लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कहूं कि मेरे पेयर्स फैमिली में जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरी जिंदगी आसान नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि हमने आपको इस रिगर से गुजारना है तभी आप बनोगे। अगर बनी बनाई मिल गई देख हमने आपको नहीं देनी। ये ना समझना कि आज वाले साहब का चेंबर है तो मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से चला जाऊंगा, मुंशी को भेज दूंगा, जूनियर को भेज दूंगा। नो, मैंने लोएस्ट लेवल से शुरू किया था, मैंने मुंशी से काम करना शुरू किया था, मुंशी के साथ बैठ के काम करना शुरू किया था। दैट इज वेयर लगन आपकी जो है ना वो है, टेस्ट होती है आपको। कुछ लोग कहते हैं यार मैं बाहर करके आया हूँ, मैं एलएलएम करके आया हूँ, मैं मुंशी के साथ कैसे बैठ जाऊं। भाई सीखना हो ना, सीखने की लगन हो तो ये मत देखें कौन सिखा रहा है, ये देखें मैं सीख क्या रहा हूं। टैग मत कीजिए अपने अपने आप को ना शुरू से पोजीशंस के साथ कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। ओपन रहिए और अपॉर्चुनिटीज आप पर गिरेंगी। आई एम अश्योरिंग यू, इफ यू आर राइटली इक्विप्ड यू विल गेट टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आपने अपने आप को तैयार करना जी। But आप क्या रेट करेंगे is available हैं? For example, like for a fresh graduate उसको in-house की तरफ जाना चाहिए या for a normal law firm, वो आप क्या उसके लिए recommend करेंगे? ये देखिए, इन हाउस तो आपसे एक्सपर्टीज मांगेगा, ठीक है ना। फ्रेश ग्रेजुएट से तो इन हाउस तो फ्रेश ग्रेजुएट को किसी को रखेगा नहीं, वो तो आपसे एक्सपर्टीज मांगेगा। मैंने जैसे कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मांगेगा आपसे, क्या एक्सपर्टीज है आपकी, रेगुलेटरी रिजीम्स की क्या एक्सपर्टीज है आपकी, तो वो आपके पास तो भी है नहीं। सो द राइट वे लॉ जॉइन। और लॉ फर्म में भी बहुत लर्निंग है, एफर्ट भी बहुत है, काम भी बहुत है, लेकिन लर्निंग भी बहुत है। एंड दैट आई बिलीव इज द राइट वे टू द राइट प्लेस टू स्टार्ट द जर्नी। किसी अच्छी लॉ फर्म में जाइए और बहुत कुछ सीखने का मिलेगा आपको मौका। जी। सर जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है जो कि मतलब किसी भी हम एक मतलब लीगल काउंसलर हो गया, अटॉर्नी होता है जो मुशीर। हो गया मशवरा देते हैं उस कंपनी में, तो वही पर्सनल उसका वो हो सकता है कि पर्सनली भी उसका लीगल एडवाइजर बन जाए। जैसे ये ख्वाजा हारिस था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की भी और कोई इत्तेफाक ग्रुप था, उनका प्रेसिडेंट था ना, जो बिजनेस प्रॉब्लम थे उनमें भी आ रहा था ये ख्वाजा ख्वाजा हारिस। इसके अलावा जो नवाज शरीफ के अपने पर्सनल जो करप्शन पनामा केस था उसमें भी आके थे। तो ये लीगल आपको एज ए लॉयर, आपने ख्वाजा साहब की बात की, ख्वाजा साहब का बड़ा मुस्तनद, बड़ा मोतबर नाम। एज ए लॉयर यू डू नॉट चूज साइड्स, यू डू नॉट चूज साइड्स। आपके सामने एक ब्रीफ आया, आप देखें मैं इस ब्रीफ में इतना मवाद समझता हूं कानूनी तौर से मैं इसको सपोर्ट कर सकूं। नंबर वन। नंबर टू, एजाज बिटालवी साहब एक बड़े मशहूर वकील गुजरे, बहुत बहुत बड़े वकील थे, क्रिमिनल के बहुत बड़े वकील थे। मुझे एक केस में उनको असिस्ट करने का मौका मिला। उन दिनों में आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया तो मैं भी कर रहा था। उन दिनों में हेलीकॉप्टर का केस चल रहा था नवाज शरीफ साहब का, और उनके वकील थे बटालवी साहब। तो मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो एक
एक आप कह लीजिए कि गैलेक्सी ऑफ सीनियर लॉयर्स बैठे हुए, तो मैं नया-नया था, तो मैं कोने में जाके बैठ गया। तो उन्होंने मुझे मुखातिब होके कहा कि आप जानते हैं मेरी टेबल पे किसका केस है? मैंने कहा नहीं। कहते ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं कोई का केस। और जब वो सब उठ के चले गए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सामने नवाज शरीफ ये ब्रीफ है। मैं नहीं जानता कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी है। मेरे लिए इस ब्रीफ में जो लिखा है दैट इज एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप अपने प्राइवेट परसेप्शंस को करने शुरू कर दिए, हो सकता है कि चीजें आपकी ऐसी हों कि आप कहें कि जी मैं एथिकली मैं इसको ठीक नहीं समझता, मैं एथिकली इसको ठीक नहीं समझता। बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन कई जगहों पर आपको ये एक आप टेस्ट होंगे, यही आपका टेस्ट है वकालत का। कई जगहों पर आप टेस्ट होंगे कि यार आई डू नॉट रिलेट टू दिस पर्सन, लेकिन इसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। आपने नाइंसाफी की बात की थी ना, आई डू नॉट रिलेट टू दिस पर्सन आइडियोलॉजी, लेकिन इसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। क्या आप उसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि आपकी लार्जर पिक्चर, जैसे आपने कहा, लार्जर पिक्चर है इंसाफ हासिल करना। सो इवन इफ आई मेरा पर्सनल किसी के बारे में जो व्यूज हैं, क्या वो मुझे रोक देंगे कि मैं किसी आदमी की हेल्प ना करूं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे सलमान अकरम राजा राजा साहब इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल। और बहुत से लोग हैं जो यही काम करते हैं। और एनी अदर क्वेश्चन की ऑनलाइन तो पता नहीं कोई है कि नहीं उसके, अगर किसी को भी क्वेश्चन। जी आपको क्वेश्चन था? जी प्लीज। अमेंडमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? जो जुडिशरी को डाउन उन्होंने एक पिक्चर शेयर की जिसमें जुडिशरी कहीं आ ही नहीं रहा। यार ये बात तो ठीक है, ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे हमारी जुडिशरी जैसी भी थी, टूटी फूटी लंगड़ी लूली जैसी भी थी, आज वो उस स्टेटस से भी गई। वजह क्या है? दो प्रिंसिपल्स। अब जब वकील बनोगे ना, वकील जब बनोगे तो एक तो आपने याद रखना है कि जो भी बात करेंगे ना, हम इन लोगों ने भी जाना है, तो जो भी आपने बात करनी है ना, उसके पीछे किसी लीगल प्रिंसिपल की सपोर्ट होनी चाहिए। हम जो बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपकी जुडिशरी ने इंडिपेंडेंट होना है और सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव होना है। और इस अमेंडमेंट के बाद इन दोनों प्रिंसिपल्स को, कार्डिनल प्रिंसिपल्स को, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनमिट हिस्सा है, आपने उसी को खत्म कर दिया। आप वो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपकी जुडिशरी को भी ना सिर्फ वीक करेंगी, बल्कि ये आपकी लीगल प्रोफेशन को वीक करेंगी। बिकॉज आपके पास जो दाद रसी के लिए वकील जाता था, अब उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो दैट इज हाउ आई सी इट। आगे देखते हैं ये अनफोल्ड कैसे होता है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू समथिंग फ्रॉम लव। जी। ये क्यों हुआ ऐसा काम भाई आपने किया? हमारे इनके साथ तस्वीर तो खिंचवाए हमारे। हाँ जी बिल्कुल। आए जी, आए जी, आए जी, जल्दी से ले लेते हैं। यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। जी यहाँ हाँ जी। It was really a pleasure meeting all of you. बड़ा मजा आया आपसे इंटरेक्ट करके, बड़ा प्रयास करके सीखा बातचीत करके। आइए जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारा तो लंबा काम हो गया, तो मैं आप लेट हो जाते हैं ना सारे, फिर आप कोई बात तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। बच्चे ये भी पता नहीं आते कि नहीं आते उसके अंदर, कि वो जो हमारा लिटिगेशन वाले हैं उसके अंदर है, आए उसको अब जरा कोशिश करेंगे, जरा उसको थोड़ा सा ना इतना स्ट्रेच ना होने दें, उसको थोड़ा सा खींचे, हाँ थोड़ा सा खींच के रखेंगे उसको। चलिए, thank you so much. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। भेज दीजिएगा, जी मैं आपको मैं भी अपने सोशल मीडिया पे। श्योर श्योर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। टाइमिंग करा ले ईमेल पे तेरे इस जेसी वाले के ऑडियंस रखते हैं, उसमें मिला करा अगला
तो ये